नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड का नई प्रस्तुति सियासतनामा। सियासतनामा के इस नए अंक में आज हमारे साथ हैं झारखंड के जाने माने ईएनटी विशेषज्ञ अभिषेक कुमार रामाधीन जी। हम अभिषेक कुमार रामाधीन जी के बारे में जानने के पहले मैं यह बता दूं कि ये तो चिकित्सक हैं ही हैं। अमेरिका में काफ़ी दिनों तक सेवा किया, अमेरिका में भी शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद ये हिंदुस्तान लौटे और हिंदुस्तान लौटने के बाद, भारत लौटने के बाद, अपनी सरजमीन पर लौटने के बाद, झारखंड के खेत खलिहानों में लौटने के बाद एक बार इनके अंदर समाज सेवा की धुन सवार हुई और आजकल इनकी चर्चा जो है सियासी गलियारों में एक राजनेता के रूप में की जा रही है। तो बगैर लाग लपेट के सीधा हम चलते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार जी के पास। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। अभिषेक जी, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि आपकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई, तो आपके लिए तो एक बड़ा अवसर था अमेरिका में अपने उसमें अच्छा लाइफ स्टाइल था। कहाँ भटक गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भटके हैं। और आपका घर हमेशा घर होता है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपका घर हमेशा आपको पुकारता रहता है। मिट्टी की याद आती है अमेरिका में? बिल्कुल याद आती है। और यही कारण है कि 2018 में हम बॉस्टन से अपना काम छोड़ के फिर वापस अपने घर वापस आए। हिंदुस्तान आने के बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से के साथ भी आपका जुड़ाव रहा काफ़ी दिनों तक। देखिए, शिक्षा जो मेरी हुई, मैं ऑल इंडिया के थ्रू मेडिकल फील्ड में गया था। उस समय मेरी 336 रैंक थी ऑल इंडिया में। फिर मैं मुंबई के सेठ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जाम, अमेरिका की एग्जाम्स होती है, उसको पास करा था। फिर काफ़ी दिन में अमेरिका में पढ़ाई करा, फिर यूरोप में रहा, इटली में लैटरल स्कलवेस पढ़ा। और टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो बॉम्बे है, वहाँ पे भी मैंने कैंसर सर्जरी की शिक्षा ली। तो मैं वहाँ पे भी काफ़ी दिन था। तो इतनी बड़ी डिग्री, इतनी लंबी चौड़ी डिग्री जो हम लोगों को याद नहीं रह सकता है? हमारी तो मेमोरी के बाहर की डिग्रियां हैं यार। बावजूद इसके आप अमेरिका में एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते थे। ठीक है, मिट्टी की याद आई तो दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद ऐसे शहर भी हिंदुस्तान में आपके लिए उपलब्ध थे। फिर कहाँ रांची के ट्रैफिक जाम में फंसने के लिए चले आए हैं? देखिए, मेरा जो अपना पैतृक आवास है वो इटखोरी चतरा इटखोरी है। अच्छा। और काफ़ी दिन रांची में पिताजी यहीं पे काम, उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया। अच्छा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव भी थे। तो उनका योगदान जो था वो झारखंड के विकास में यहाँ के लोगों के लिए बहुत था। और मेरे वो शुरू से ही आदर्श पुरुष रहे हैं। उनका यह सोच था कि बेटा, पढ़ो जहाँ तक पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे घर को, तुम्हारे देश को, तुम्हारे वतन को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे अगर आप रहोगे तो ठीक है, यू विल कंट्रीब्यूट एज ए रिसर्चर, आप अच्छा करोगे, आप किताबें लिखोगे, लेकिन हमें आपको उस देश को, अमेरिका को, आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितना हमारे देश की मिट्टी को है। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सब चीज़ों में। आपके यहाँ आने से आपका ये राज्य मजबूत होगा, हम लोग मजबूत होंगे और आपका जीवन ज़्यादा सार्थक होगा। तो ये सब देखते हुए मैं वापस आया और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे अपने लोगों के साथ हूँ। नहीं, यहाँ आने के बाद भी आपने करीबन एक लंबा समय चतरा जैसे सुदूरवर्ती एरिया में बिताया, जो आपकी पैतृक भूमि भी है। हाँ। तो चतरा में मैंने काफ़ी, अभी भी मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, लोग भी मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं और हफ्ते में एक दिन तो जाना बनता है वहाँ। मेरा अपना घर है। अनफॉर्चुनेटली पूरे भारत का, पूरे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पिछड़ा हुआ इलाका है, अगर हम ये बात करें। नक्सल प्रभावित इलाका भी है। हाँ, तो अब तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गया है। लेकिन नोटोकॉर्ड तो आपका जुड़ा होता है। तो कर्मभूमि मेरी रांची है और जन्मभूमि पैतृक जो थी वो पुरखे मेरे चतरा से। मुझे याद आता है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आपका नाम सियासी गलियारों में चतरा से एक भाजपा का एक संभावित उम्मीदवार के रूप में उछल रहा था। तो खैर उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि फिर क्या हुआ और किस तरह से आपका नाम एक लेवल तक जाने के बाद भी पीछे हुआ, उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। ये सियासत का नशा आपको कब से सवार हो गया?
देखिए कोई नशा नहीं है, मुझे लगता है सेवा, कि इंसान- आपका तो सेवा का क्षेत्र था, तो सेवा छोड़ करके ये सियासत का रास्ता, इसका चयन आपने कब किया? ये राजनीति अगर आप देखेंगे तो आप पुराने समय अगर देखें तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो वहाँ थे, और एज ए चिकित्सक मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर। मुझे जो अपने देश है, अपनी जो झारखंड झारखंड हो गई, झारखंड की समृद्धि और खुशहाली में यहाँ के जो इनइक्वालिटी है, इसको दूर करने में आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। डेफिनेटली, और वो तभी पॉसिबल है जब पॉलिसी मेकिंग में आपकी हिस्सेदारी हो। जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकता। होगा। और अगर आप आज के दिन में अगर आप झारखंड की बात करते हैं तो पूरे भारत का 40% खनिज संपदा इस क्षेत्र में है, हमारे झारखंड प्रदेश से जाता है। लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो अभी जो रिसेंट डेटा है तो उसमें पूरे भारत की पर कैपिटा इनकम 2,60,000 पर ईयर है, और हमारे झारखंड की पर कैपिटा इनकम 1 लाख होती है। तो पूरे देश से 2.5 गुना कम हमारी पर कैपिटा इनकम है। हम लोग गरीब हैं। वो तब है जबकि आप पूरे भारत के सबसे समृद्ध राज्य हैं। अगर हम यहाँ की खनिज देखें, इनको यहाँ की बाकी नैसर्गिक संपदा को देखें तो आखिरकार इतनी सारी चीजें होने के बावजूद अगर हम पीछे हैं तो कैसे इसको आगे लाएं? किसी ने जो धारा जो पैटर्न चल रहा है, सन 2000 में हम लोग झारखंड बिहार से अलग हुआ, लेकिन 24 साल में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ सका, चेंजेस नहीं आ सके। और मुझे लगता है, मुझे हर एक बात पे, जब भी मैं बाहर भी था अभी भी हूँ, तो मुझे ये बात कचोटती है कि आखिरकार हमारे झारखंड के लोगों का या हम लोगों का क्या दोष है। तो बहुत लोग कहते हैं आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते जो लोग पढ़े लिखे हैं। एक आरोप तो पढ़े लिखे लोगों पर लगता है कि वे अपना लाइफ स्टाइल देखते हैं। हम नहीं आना चाहते, हमें लगता है कि वो गंदी चीज़ है। तो मैं कहता हूँ गंदी चीज भी है और एक रिस्की जॉब है। हाँ, तो वो बिल्कुल रिस्की नहीं है, वो बिल्कुल गंदा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और वही एक तरीका है जिससे कि आप पॉलिसी चेंजेस ला सकते हैं और अपने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्यों के बीच में ला सकते हो, जो कि झारखंड और झारखंड का नागरिक डिजर्व करता है। जी। हाल के दिनों में आपका नाम रांची विधानसभा में के लिए उछल रहा है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है कि डॉक्टर अभिषेक रामाधीन भी यहाँ के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा की ओर से। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरा यह प्रयास है कि अगर मेरी पार्टी मुझे यहाँ के संभावित यहाँ से अगर उम्मीदवार चुनती है तो रांची के लोग बहुत खुश होंगे, और मैं खुशनसीब होऊंगा कि मैं पूरे अपने रांची के लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण चारों तरफ से जो कि रांची के लोग डिजर्व करते हैं एज ए मेट्रो नया, जैसे आज के दिन में दिल्ली या बॉम्बे या अहमदाबाद इतनी तेजी से डेवलप्ड हो रही है, वहाँ के लोग खुश हो रहे हैं, वहाँ के संसाधन विकसित हो रहे हैं, तो रांची के लोगों के साथ क्यों ना ऐसा हो। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि अगर मुझे यह मौका मिले और मैं रांची को बॉम्बे दिल्ली जैसा डेवलप कर पाऊँ। रांची की एक जो बड़ी समस्या है, और चूँकि आपसे जुड़ा हुआ है, मुझे याद है कि आपने एक वक्त एयर एम्बुलेंस का सलाह दी थी सरकार को, जिस पर बाद में कुछ इम्प्लीमेंटेशन में हुआ। हालांकि उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें क्या अभी खामियां हैं, जरा इस पर भी विस्तार से हमको बताइए, क्या हो सकता है उसमें? देखिए, मैं झारखंड, उस समय झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से झारखंड सरकार ने मांगा था कि आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में। मैं हेल्थ सेक्टर को देख रहा था। पिछले साल तो मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव भी था, उसके पहले की बात है ये। तो मेरी, जैसा कि आपने बताया और जैसा मैं अमेरिका में काफ़ी साल रहा हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी दिन रहा हूँ, तो अमेरिका में अगर आपकी हॉस्पिटल है, सुदूरवर्ती हॉस्पिटल्स में भी उनके पास अपना हेलीपैड, हेलीकॉप्टर होना जरूरी है, होनी जरूरी है, ताकि अगर आपके हॉस्पिटल से अगर 70 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर कोई आदमी अगर बीमार हुआ, किसी को हार्ट अटैक आया, तो आपकी हेलीकॉप्टर जाके उसको उठा के तुरंत अगर त्वरित रूप से अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगी तो जो गोल्डन बचाया जा सकता है। गोल्डन जो पीरियड होता है उसका, हाँ, गोल्डन आवर जिसको कहते हैं। तो मेरी यही इच्छा थी कि रातों रात हम लोग पलामू में या चतरा में या लातेहार में या गढ़वा में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते। जी जी जी। लेकिन वहाँ अगर कोई पेशेंट सही में बीमार पड़ता है तो
हम उनको उठा के जहाँ जो चीज़ हमारे पास बनी हुई है वहाँ हम तुरंत त्वरित रूप से ला सकते हैं और वो गोल्डन आवर बचा के उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये मेरा विचार था कि राज्य में एयर एम्बुलेंस सिस्टम स्टार्ट करें और सरकार अपनी तरफ से उसमें इनिशिएटिव ले। नहीं तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं एटलीस्ट जिनके पास पैसे हैं या जो है वो अगर लेना चाहें उसको, तो कम से कम वो जिनके पास पैसे हैं, अगर आप फंसे हुए हो डाल्टनगंज में या फंसे हुए चतरा में, तो अगर आप एयर एम्बुलेंस ले सकते हो, जान तो बचाने का सब होना चाहिए। जिनके पास पैसे नहीं है उसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे कि उनके त्वरित तरीके से इलाज किया जा सके, क्योंकि एक बार जिंदगी गई तो क्या कर सकते हैं। अभी कोई बंदा अगर चतरा में अगर बीमार पड़ता है, हंटरगंज में बीमार पड़ता है, अगर उसको हार्ट अटैक आती है तो उसको 4-5 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा लग सकते हैं, कम नहीं लगते डॉक्टर्स तक पहुंचने में, वही तो गोल्डन आवर होता है। तो उनकी क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और ये सोचना सरकार का काम है, हम लोगों का काम है। और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसे पॉलिसी मेकर हो तो क्यों नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर सुविधा स्टार्ट करने के लिए आपको कोई रेलवे लाइन नहीं लगा। एयर एम्बुलेंस की तो बात ठीक है, ओवरऑल यदि पूरे झारखंड में देखें तो हेल्थ का जो ढांचा है बिल्कुल ध्वस्त है ना। और चूंकि हम लोग राजधानी में रहते हैं तो राजधानी में रहने के कारण कुछ तो सुविधाओं का उपयोग हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ। पर वो जो चतरा है, पलामू है, वो सरायकेला खरसामा है, उनके सामने क्या समस्या आती है तो आप समझते होंगे। हमारा मानना है कि चूंकि रांची राजधानी है और राजधानी सदर से आप उम्मीदवार हैं, आज इस बात राजनीति में क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य की बातें हैं, पर यदि आप इस चुनावी दंगल में जीतते हैं, विधानसभा में पहुंचने में सफल रहते हैं, तो ओवरऑल झारखंड के लिए क्या हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति कोई प्रोग्राम या कोई योजना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है क्या? बहुत सारी प्रोग्राम चल रही है, सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, शिक्षा से रिलेटेड, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे रिलेटेड, हमारी जो शिक्षा खासकर जो है, चाहे वो नीचे की शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, और जो सड़क है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो सब चीज़ के लिए प्लान्स हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है झारखंड के हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ताकि मेडिकल कॉलेज एक्चुअली में एपेक्स सिस्टम होती है, तो जिनको भी हार्ट अटैक आए, कुछ भी आए, तो वो वहाँ पे जाके त्वरित रूप से इलाज करा सकते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज अगर है तो वहाँ के बच्चे, दुनिया में कोई भी बच्चा, आपकी बात, मैं अपनी घर मन की बात बताता हूँ, ये नहीं चाहता कि अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने लोग को छोड़ के दूसरा जगह जाए। लेकिन चूंकि हमारे पास झारखंड में, रांची में संसाधन नहीं है, तो एक बार अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया और आप बेंगलोर चले गए, आप वापस अगर रांची आना चाहते हैं, आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। किस कंपनी में काम करेंगे या फिर किस इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे? तो अगर एक मेडिकल कॉलेज हो तो वहाँ के बच्चे वहीं पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ के वहीं पे मेडिकल कॉलेज में काम कर सकते हैं। उनकी इच्छा होती है कि घर में सेवा करें, मैक्सिमम लोग की यही शिक्षा होती है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लोग बढ़ सकते हैं। और कुछ दिनों में शुरू में बाहर के लोग को काम करना होगा, बाद में वहाँ के जो लोकल लोग वो स्किलफुल हो, वहाँ पे स्किलफुल हो जाएंगे। सिमिलरली हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, और कृषि विद्यालय होनी चाहिए वहाँ पे, जो एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ओवरऑल, और जो जहाँ तक बात करें तो अभी जैसे 2-3 को मिला के बनाते हैं, लेकिन हर एक ज़िले में अपनी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसके अंदर में सारा चीज़ों का डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में हो सकती है प्रॉब्लम्स हो, लेकिन 3-4-5 साल में जब आपके वहाँ के अपने स्टूडेंट्स जैसे निकल कर सामने आए, 4 साल में आपके इंजीनियरिंग आ सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स 5-6 साल में बाहर आ सकते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपके खुद एक रिसोर्स हो जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं होगी बाहर के लोगों को बुलाने की और बाकी करने की, वो अपना स्वतः चलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर सोच है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और आज के दिन में जो झारखंड जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नीचे से दूसरे तीसरे पायदान पे आता है, उसको हम लोग सबसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि समृद्धि यहाँ पे इनबिल्ट है। हमारे पास में जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज है, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों जो कि डेवलपमेंट के लिए चाहिए,
हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं उसको। आपकी नज़र में झारखंड की जो ये समस्या है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, और जो ओवरऑल पूरे झारखंड का जो पिछड़ापन है संसाधनों के बावजूद, इसकी मुख्य वजह क्या है? राजनीतिक रूप से कॉन्शसनेस का अभाव या प्लानिंग का अभाव? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर कुछ जैसा आपने बोला कॉन्सिस्टेंस या राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति होगी तो प्लानिंग तो अपने आप होगी। आप पहले इच्छा करेंगे तब ना प्लान बनाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों ने कोशिश करी है, हम लोग पिछले 24 साल में काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन हम इससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लोगों ने अपने हिसाब से मेहनत किया है, लेकिन हम इससे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रॉपर अगर पॉलिटिकल विल हो, क्योंकि बिकॉज ओनली द पॉलिटिकल विल कैन डू समथिंग, क्योंकि पॉलिसी तो पॉलिटिक्स में ही रह के बनाई जा सकती है। आप बाहर में कुछ भी कर लो, उसका मैं एज ए फिजिशियन एक हॉस्पिटल चला लूँ, पेशेंट्स की मदद कर लूँ, जो मैं करता हूँ, आप गरीबों को, लेकिन आप इससे ओवरऑल राज्य की पॉलिसी नहीं बदल सकते। अगर आप चाहते हो, जैसे मैं अपने हॉस्पिटल में जो मेहनत कर रहा और लोगों की सेवा कर रहा, अगर मैं चाहता हूँ नहीं पूरे झारखंड में अगर ऐसा हो तो मैं अपने जगह बैठ के नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं पॉलिसी में डायरेक्टली अगर कर सकूँ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो तभी पॉसिबल है जबकि मैं सीधे डायरेक्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और यहाँ की जनता मुझे चुने। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अच्छा, एक चीज, चूंकि आप रांची से प्रतिनिधित्व की आशा कर रहे हैं, हाँ। रांची के लिए स्पेसिफिक, रांची के लिए भी कोई योजना है क्या? बहुत सारी योजना है। आज के दिन में अगर आप रांची देखिए, आप तो इस योजना नहीं, एक सपना कहिए कि सपना है क्या? बिल्कुल है। अगर आज के दिन में आप दिल्ली गए होंगे, बॉम्बे गए होंगे, अहमदाबाद गए होंगे, और वहाँ से अगर आप रांची का कंपेयर करें तो किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को उनके समकक्ष नहीं पाते। तो रांची को एक मेट्रोपॉलिटन के समकक्ष लाना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, चाहे वो छोटी छोटी गलियों से लेके बड़ा जगह हो, तो वो मेरा सपना है। डेफिनेटली यहाँ के जैसे नीचे के जो लोग हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसको भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। आप रांची शहर में रहते हो, लेकिन फिर भी जैसे मेरा हॉस्पिटल पिस्का मोड़ पे है, मेरे दिन भर में 5-6 बार लाइन कटती है, जिस भी कारण से लाइन कटे, लेकिन अगर कटती है तो कितना अवरुद्ध होता है सब कुछ। तो डेफिनेटली 24 घंटा बिजली होनी चाहिए। आप रांची शहर में, राज्य भर में उतना ज़्यादा सब चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन रांची शहर में सड़क की जो स्थिति है, उतना मेहनत करने के बाद भी आज के दिन में भी वहाँ से यहाँ पहुँचने में, पिस्का मोड़ से आपके पास पहुँचने में मुझे 1.5 घंटे का समय लगा। तो हम जिस भी चीज़ की बात करें, शिक्षा की वही दुर्व्यवस्था है। अगर सरकार की अगर बात करें, सरकार की तरफ से जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, रिम्स फुल जितना कोशिश कर सकते हैं वो लोग कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं। सदर हॉस्पिटल जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करते हैं। और भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को जो उतने लंबे लंबे लाइन के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, वो त्वरित रूप से मिले। और साथ में उसकी गुणवत्ता की भी सुधार करने की ज़रूरत है। आखिरकार आज के ज़माने में भी 2024 में लोगों को अगर रांची से बाहर जाना पड़ रहा है किसी भी कारण से स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो एम्स दिल्ली जाए या टाटा कैंसर कहीं भी जाए, तो वो भी अपने आप में एक बहुत गलत है। हमारी गुणवत्ता भी उतनी ज़्यादा अच्छी रहे कि लोग बाहर से यहाँ आए, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हो वो अच्छे हो, लोग ऐसी हमारी शहर बने, ऐसा हमारा राज्य बने कि जैसा आज के दिन में हम महाराष्ट्र या गुजरात के बारे में सोचते हैं, या जैसा हम अहमदाबाद के बारे में सोचते हैं, लोग रांची के बारे में वैसे ही विचार रखें कुछ सालों बाद। एक लाइटर मोड में आपसे हम जानना चाहेंगे, राजनीति में एक कि हर किसी का एक आइकॉन होता है, एक आदर्श पुरुष होता है, आपके कौन है? देखिए, मेरे बहुत सारे आइकॉन हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी नरेंद्र मोदी जी जितना उन्होंने जहाँ से उन्होंने उठा और जिस हिसाब से आज के दिन में पूरे भारत को विश्व की अग्रणी सूची में लाया हुआ है, तो उन्होंने जितना मेहनत किया है, मुझे लगता है आज के दिन में जो जितने भी नवयुवक हैं, सबके जो आइकॉन है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज के दिन में आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अभी जैसे पिछले साल G20 की बैठक हुई थी भारत के विभिन्न शहरों में, आज के दिन में G20 वैसे देश हैं जो कि दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश हैं, और भारत G20 में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग आज के दिन में देश है। आज के दिन में कहते हैं कि भारत जो दुनिया का सबसे वन ऑफ द पिछड़ा हुआ देश पहले मानते थे, आज के दिन में टॉर्च बियरिंग ऑफ ग्रोथ इंजन कहते हैं इनको।
टॉर्च बियरर है पूरी दुनिया की ग्रोथ के लिए। आज के दिन में हमारा ग्रोथ रेट चाइना से ज़्यादा है। मैं ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। बाकी जो G20 के जितने देश हैं उनसे ज़्यादा है, और ये सब संभव हो सका है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के कारण। और जितना अच्छे से वो सब चीज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत तेज़ी से, जैसे जो उनका जो सपना है बाई 2047 इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना, मेरा भी सिमिलर सपना है मेरे झारखंड के लिए, मेरे रांची के लिए, कि बहुत जल्द मैं झारखंड को एक डेवलप्ड स्टेट बनाऊं और रांची को एक समृद्ध सिटी बनाऊं। जो विपक्ष के नेता हैं पूरे देश में, हम सिर्फ झारखंड की बात नहीं करें, उसमें भी किसी चेहरे में कोई संभावना दूर दूर तक नज़र आती है क्या? आपको लगता है कि भविष्य का ये भी सितारा हो सकता है, या इससे भी आशा की जा सकती है? ऐसा कोई चेहरा नज़र आता है क्या? पर्सनली तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसमें कि आज के दिन में जहां मैं देखूं तो विपक्ष का नेगेटिव पॉलिटिक्स ज़्यादा है। उनका जो विकास हो रहा है उसकी तरफ से ध्यान खींच के दूसरी तरफ ले जाना, ये ज़्यादा है रेदर देन कहना पॉलिटिकल कर्लिंग ज़्यादा है और विजन कम है। क्या होना चाहिए देश की जहाँ तक बात होती है, जब देश का विकास की बात होती है, राज्य के विकास होती है, सबको साथ मिल के आगे करना चाहिए। तो आप कितना अच्छा कर रहे हो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, हर एक पॉलिसी लेवल पे, हर एक लेवल पे विपक्ष का एक सूत्री प्रोग्राम होता है निंदा करना। वो आप अच्छा कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। तो विपक्ष को फिर से अपने आप को री एनालिसिस करना चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया, और समृद्ध झारखंड परिवार की ओर से मैं आपको शुभकामना देता हूँ आपके सियासी जीवन के लिए, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ शुभकामना दे सकते हैं। शायद आपके जैसे लोग झारखंड के पॉलिटिक्स में आएँ, और झारखंड जो एक 24 वर्षों से एक विकास की जो मंद रफ्तार से चल रहा है, इसमें तेजी आए, और हम भी हैदराबाद, बंगलोर और कोलकाता जैसे शहरों के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।